जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार, लाजवाब हैं, जबरदस्त, जिंदाबाद हैं। और इस नोटिफिकेशन को देखकर आप सभी के मन में अलग अलग तरह के सवाल आ रहे होंगे। ये पता नहीं चल रहा होगा ये खुशी की बात है या दुख की बात है कि इस बार इंडियन कोस्ट गार्ड ने भी वो काम कर दिया जो सभी ऑर्गेनाइजेशन कर रही हैं, सभी डिफेंस फोर्सेस कर रही हैं, और वो काम है कि इनटेक को कंबाइन करना। जी हाँ, पहले हुआ ये करता था कि साल में 2 बार वैकेंसी आएंगी, चाहे आईसीजी हो, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो। लेकिन अभी ये सब इनटेक को कंबाइन करते हुए जा रहे हैं। जहां नेवी ने 3 इनटेक कंबाइन किए हैं, वहीं आईसीजी ने इस बार 2 इनटेक कंबाइन कर दिए हैं। और इस बात का सीधा मतलब है कि अब आपको साल में 2 बार वैकेंसी ना देखने को मिलकर वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ 1 बार देखने को मिलेंगी। क्या ये मेरे लिए नुकसान है? तो मेरा कहना होगा नहीं। अभी जो बच्चे फॉर्म भरेंगे उनके लिए ये नुकसान नहीं है, ये बहुत बड़ी फायदे वाली बात है। और फायदा है कि वैकेंसीज तुम्हारे लिए डबल हो गई हैं। तो नुकसान किसके लिए है? भाई, नुकसान उनके लिए है जो अगले इनटेक में फॉर्म भरने वाले थे, या जिनकी उम्र सीमा अगले इनटेक तक जाके पूरी होती। उनके लिए यहां पर एक नुकसान है कि अब उनको फरवरी वाला इनटेक देने का मौका नहीं मिलेगा। उनको अब डायरेक्टली फिर जब ये इनटेक आएगा जून जुलाई में, इसी में आप वो शामिल हो पाएंगे। लेकिन अभी जो साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनकी उम्र सीमा क्राइटेरिया में आ रही है, उनके लिए बहुत बम्पर मौका है। और बम्पर मौका मैं इसलिए कह रहा हूं कि इंडियन कोस्ट गार्ड एक परमानेंट सर्विस है, ये अग्निवीर नहीं है। डिफेंस फोर्सेस में जाने वाले मेरे शेरों के लिए एक परमानेंट नौकरी के रूप में यही एक मौका बचा हुआ है जिसमें आप परमानेंट भारत माता की सेवा में, देश सेवा में जा सकते हैं। तो पूरी डिटेल एक बार सुननी है आपको इस वैकेंसी की। इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट, तमाम डाउट बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। पहले एक बार मेरी बात सुन लो, फिर आपके 1 बाय 1 में सारे डाउट लेता रहूंगा, ठीक है? उसके बाद आपके मन में सवाल आ रहे होंगे कि हमें तैयारी कैसे करनी है। तो अभी आज आपके परिवार में एयरफोर्स में सफल साथियों का सम्मान समारोह था, जिसमें ऑल इंडिया रैंक तीनों कैटेगरी से अपने ही हैं और बाकी ऑल इंडिया रैंक 2 भी अपने ही हैं। तो उनके अलावा बाकी सभी बच्चे भी सम्मान के लिए आए थे। तो एक साथी अभी हमारे साथ मौजूद भी हैं जिनका एयरफोर्स में भी सिलेक्शन हुआ है, और इंडियन कोस्ट गार्ड पिछले इनटेक में सिलेक्शन हुआ है और इस बार स्टेज 2 उनका है। तो एक बार उनसे भी मैं आपके प्रश्नों के जवाब दिलवाऊंगा, क्योंकि एक साथी जिसने इस यात्रा को देखा है, उन्होंने एग्जाम दिया है, तो उनको और अच्छे से पता है कि कैसे कैसे क्या क्या एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहले एक बार वैकेंसी के बारे में अच्छे से जान लीजिए। देखो, वैकेंसी है आपकी इंडियन कोस्ट गार्ड में, और जिसके फॉर्म आएंगे आपके 11 जून से, यानी कि आज से शुरू हो गए हैं, और 25 जून तक, यानी कि मात्र और मात्र 14 दिन आपको इस पेपर के, इस फॉर्म भरने के लिए मिलने वाले हैं। भाई, बाद का वेट कोई मत करना। बाद में सर्वर डाउन हो जाता है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, वेबसाइट क्रैश हो जाती है, आपको मौका ही नहीं मिलेगा। इसलिए आज कल परसों में जल्द से जल्द अपना फॉर्म भर दीजिएगा। आगे आप देखिएगा इसमें एलिजिबिलिटी क्या है या पोस्ट कौन कौन सी हैं। तो पोस्ट है आपकी, एक तो देखो जीडी है, उसके अलावा डीबी है और यांत्रिक है। तीनों पोस्ट के लिए फॉर्म है। लेकिन 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 दोनों इनटेक के लिए तीनों पोस्ट नहीं है। अगर आप देखें तो पहले एक बार एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। देखिए, जो 12वीं पास हैं मैथ्स और फिजिक्स से, वो जीडी में फॉर्म भरेंगे। जो 10वीं क्लास किसी भी स्ट्रीम से पास हैं, वो डीबी में फॉर्म भरेंगे। और यांत्रिक में फॉर्म भरेंगे डिप्लोमा वाले साथी, जिनका डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इंजीनियरिंग, चाहे वो 3 साल का हो, चाहे वो 4 साल का हो। अब इसके अलावा परसेंटेज कितनी मांगी जाती है? कोई क्राइटेरिया नहीं है परसेंटेज का, आप बस पास हो, आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा, आप इसमें योग्य हैं। आगे चलते हैं कि डिप्लोमा कौन कौन सी ब्रांच वाले साथी भर सकते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारी वो ट्रेड हैं, देखो 3 ट्रेड में फॉर्म निकले हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इन ट्रेड वाले साथी इलेक्ट्रिकल में भरेंगे, ये ट्रेड वाले साथी मैकेनिकल में, और ये ट्रेड वाले साथी इलेक्ट्रॉनिक्स में भरेंगे। तो अच्छा, बहुत सारे साथी है कि मैंने 12th के बाद पॉलिटेक्निक शुरू कर दी है, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं? नहीं, इसमें आप पूरी तरह से पास होने चाहिए। आगे देखते हैं वैकेंसीज किसमें कितनी कितनी है या एज लिमिट कितनी कितनी है। तो मेरे शेरों, अगर आप जीडी इनटेक के लिए जा रहे हैं तो देखो, जीडी में जो वैकेंसी है ना, वो दोनों ही इनटेक में आपको देखने को मिलेंगी। और एज लिमिट है आपकी 1 अगस्त 2004 से लेकर 1 अगस्त 2008, ये आपकी एज लिमिट इसमें रहेगी।
अब देखो, जीडी की वैकेंसीज दोनों इनटेक में है, यांत्रिक की वैकेंसी केवल पहले वाले इनटेक में है, डीबी की वैकेंसी इस इनटेक में नहीं है, वो अगले वाले इनटेक के लिए है, लेकिन उम्र सीमा उसकी जीडी के जैसी है, 1 अगस्त 2004 से लेकर 1 अगस्त 2008 तक। यानी डीबी की वैकेंसी इस इनटेक के लिए नहीं है, वो अगले इनटेक में है। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या मेरा पेपर बाद में होगा? नहीं, डीबी वाले साथियों का एग्जाम तो अभी हो जाएगा, 3 महीने बाद ही हो जाएगा, परंतु वो ज्वाइनिंग के लिए सेकंड बैच वालों के साथ जाएंगे। अभी आपको ये पूरा गणित समझ में आ जाएगा इस वीडियो के बाद कि ज्वाइनिंग वगैरह कैसे आपकी होने वाली है। ठीक है, मैं सारे प्रश्नों के जवाब दूंगा। पेपर कब होगा? क्लास 12 में हूं, फॉर्म नहीं भर सकते हैं आप, इसका तो जवाब अभी ले लो। आर्मी की तैयारी करके निकाल सकता हूं या नहीं? जीडीडीबी दोनों फॉर्म एक साथ भर सकते हैं नहीं? तमाम सवालों के जवाब मैं अभी देने वाला हूं। उसके अलावा देखिए आप कि वैकेंसीज पे आ जाते हैं। सबसे जरूरी मुद्दा जिस पे हमें बात करनी है, देखो भाई, वैकेंसीज हैं दोनों इनटेक में। अगर मैं मिलाऊं तो जीडी की वैकेंसी यहां भी 260 है, यहां भी 260 है, मतलब जीडी की टोटल वैकेंसीज 520 हैं। भैया टोटल क्यों काउंट कर रहे हो? क्योंकि तुम्हें एक बार पेपर देना है। इनटेक भले ही अलग हैं, लेकिन पेपर अलग अलग नहीं होगा, पेपर दोनों का एक बार होगा। यानी कि अगर आप एक बार पेपर दे रहे हैं तो आपकी फाइट 520 वैकेंसी पे है। अगर इनटेक अलग अलग होते तो आपकी फाइट 260 वैकेंसी पे होती। मैं यही कह रहा हूं कि वैकेंसी कंबाइन होने से आपकी फाइट अब 520 वैकेंसी पे है, यानी कि आपके सेलेक्ट होने के चांस 100% ज्यादा बढ़ चुके हैं, 200% चांस हैं। अगर एक इनटेक में पेपर देने पर 100% चांस थे तो भाई अब 200% चांस आपके हैं, सीधे डबल चांस हैं। अब समझिए आप कि वो सभी बच्चे जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, 1 नंबर से रह गए, आधा नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए हैं, भाई ये मान लो कि बहुत 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 बड़ा चांस है उनके लिए। आप ये समझ नहीं पा रहे, 260 बच्चे परमानेंट भर्ती में चले जाएंगे इस वैकेंसी के बाद से। और सुनिए, उसके बाद ये तो हो गई आपकी जीडी में वैकेंसी। अब देखो, डीबी में मैंने कहा इस इनटेक में डीबी वालों के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन पेपर वो डीबी का देंगे। पेपर तो सभी देंगे इसमें, चाहे जीडी वाले हों चाहे डीबी वाले साथी हों, वैकेंसी भले ही नहीं है, पेपर सभी को देना है। अच्छा, तो ये हो गई डीबी की वैकेंसीज कितनी है? 50 वैकेंसीज हैं, और वो भी अगले इनटेक में जाकर हैं। बाकी कोई डिप्लोमा वाले साथी हों तो भाई मैं बता रहा हूं कि इस नौकरी से आसान नौकरी लेना डिप्लोमा लेवल पे कुछ है ही नहीं, क्योंकि बहुत लोग जानते ही नहीं है इसको। एक परमानेंट सेना में नौकरी है। जिन्होंने भी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या उसकी इक्विवेलेंट ब्रांच में डिप्लोमा किया हुआ है, बहुत शानदार आसान तरीका है ना। तो आप जाके देख लो डिप्लोमा वालों के लिए मौके क्या होते हैं। स्टेट जेई का हो गया, आप आईटीआई वाली नौकरियां कहीं लेने जाएंगे, बहुत भयंकर भीड़ होती है। गर्ल्स इसमें फॉर्म नहीं भर सकती हैं, ये केवल और केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए होता है। आगे आप देखिएगा सारी की सारी वैकेंसीज जो हैं वो इसकी जोन वाइज होती हैं। ये सारे के सारे इसके जोन हैं, यानी कि हर एक जोन के लिए, हर एक जोन को, मतलब हर एक स्टेट को इन्होंने अलग अलग जोन में रखा हुआ है। तो स्टेट वाइज कट ऑफ हर एक वैकेंसी की तैयार होती है। जब आप फॉर्म भरेंगे तब आपको पता लग जाएगा कि किस जोन में आपको फॉर्म भरना है। किसी भी जोन से आप फॉर्म भर सकते हैं, और आपको पता लग जाएगा कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है, उसके हिसाब से भी आप फॉर्म अपना तय कर सकते हैं। ठीक है, आपके डोमिसाइल के हिसाब से वो सारी चीजें आपकी तय हो जाएंगी। सिलेक्शन क्या रहेगा? सिलेक्शन का प्रोसीजर, सबसे पहले आपका स्टेज 1 कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन, पहला और आखिरी सिलेक्शन तक ले जाने वाला ब्रह्मास्त्र, जो आपका पहला रिटर्न एग्जाम होगा। उससे पहले आपके बेसिक डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट मेन खेल जो इसमें रहेगा वो रहेगा जीडी और डीबी वाले साथियों के लिए पेपर का। देखो, डीबी वाले साथियों के लिए तो थोड़ी सी निराशा की ये बात है कि उनके लिए वैकेंसीज बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जीडी वाले साथियों के लिए, यानी 12th पीसीएम से पढ़ने वाले साथियों के लिए बहुत, मैं कहता हूं, बम्पर ऑफर है। जो भी साथी अभी एयरफोर्स का एग्जाम दिए हैं, नेवी का एग्जाम दिए हैं, भाई बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, क्योंकि एक मोमेंटम आपने जो मेंटेन किया है ना, उसके दम पर आप इस एग्जाम को टक से निकाल दोगे। इसीलिए मैं एक भैया को साथ में लेके आया हूं, जो आपको थोड़ा बताएंगे कि हाँ, क्या अगर आपने एयरफोर्स का एग्जाम दिया है, वो आपका अच्छा हुआ है, तो क्या आपको इस एग्जाम को देना चाहिए? आप इस एग्जाम्स को उसकी पढ़ाई के दम पे भी निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। आगे देखिए, जो इसमें मैं आपको पहले समझाई देता हूं, 2 सेक्शन है इसमें।
एक सेक्शन पहला ये समझिए आप, जिसमें आपको मैथ्स, ये मैथ्स आपका नॉन टेक्निकल मैथ्स है, मैं नॉन टेक्निकल मैथ्स कहता हूं उसको, जिसमें प्रॉफिट लॉस के सवाल रहेंगे, ब्याज बट्टे के सवाल रहेंगे, वो मैथ्स है। उसके बाद साइंस है, उसके बाद इंग्लिश है, रीजनिंग है, जीके है। डीबी वाले साथियों को ये 5 सब्जेक्ट तैयार करने होते हैं, लेकिन जीडी वाले साथियों को इसके अलावा 12th लेवल का मैथ्स और फिजिक्स तैयार करने होते हैं। डीबी वाले साथ जीडी वाले साथियों को ये साइंस भी पढ़नी है 10th लेवल की, जिसमें फिजिक्स भी आएगी, केमिस्ट्री भी आएगी, बायोलॉजी भी आएगी। उससे हटकर जीडी वाले साथियों को 11th और 12th लेवल की फिजिक्स को भी तैयार करना है, जिसके पूरे 25 क्वेश्चन मिलेंगे। और मजे की बात है, मैथ्स के 25, फिजिक्स के 25, 50 क्वेश्चनों के लिए केवल समय 30 मिनट मिलता है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड सारा का सारा स्पीड एंड एक्यूरेसी का खेल है। दिस इज द गेम ऑफ स्पीड एंड एक्यूरेसी ओनली। आपको आता है ये मैटर नहीं करता, आपको जो आता है कितना परफेक्टली और कितना जल्दी आप उसको सॉल्व कर रहे हैं, इससे बात आपकी बनती है। ठीक है, चलो, तो समझ में आ गया होगा आपको कि डीबी वाले साथियों को ये सब्जेक्ट देने हैं, मैथ, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके। और जो जीडी वाले साथी हैं उनको ये तो देने ही देने हैं, उसके अलावा मैथ्स और फिजिक्स भी उनको देनी है, जिसके टोटल 25-25 क्वेश्चन होंगे। 50 क्वेश्चन, समय आपको मिलेगा आधा घंटा। डीबी वाले साथियों के लिए भी टोटल 60 क्वेश्चन हो जाएंगे और समय आपको मिलेगा 45 मिनट का। ये डीबी वाले साथियों के लिए है। तो जीडी वाले साथियों को पहले डीबी का एग्जाम दे लेना है और उसके तुरंत बाद उनका जीडी वाला सेक्शन शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। तो डीबी वाले साथियों का एक डाउट है कि क्या मेरी वैकेंसी तो अगले इनटेक के लिए है, मुझे इसी बार फॉर्म भरना चाहिए। भाई फॉर्म सबका एक ही बार भरा जाएगा, इस इनटेक का भी और अगले इनटेक का भी, तो फॉर्म सबको इसी बार भर देना है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। उसके बाद देखो, जो साथी स्टेज 1 में क्वालिफाई होते हैं उनकी स्टेज 2 में टेस्ट रहेगा। जैसे अभी जो हमारे भैया सामने हैं, मैं मिलवाऊंगा आपको, इनका स्टेज 1 क्वालिफाई हुआ है और आप जानते हैं कि कल से स्टेज 2 शुरू हो रहे हैं, 9 तारीख से शुरू हो गए। और जिनका दिल्ली या नोएडा में सेंटर पड़ा हुआ है उनका स्टेज 2 कल है। तो ये भाई अभी उस स्टेज को देने के लिए आए हुए हैं। स्टेज 2 में आपका असेसमेंट टेस्ट होगा। असेसमेंट टेस्ट क्या है? आपका टेस्ट लिया जाएगा। क्या टेस्ट में कुछ बहुत मुश्किल और अलग आएगा? जी नहीं, उसमें आपके बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे। जो डीबी वाला सेक्शन है उसके क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे कि आपका बेसिक मैथ्स हो गया, उसके अलावा आपकी इंग्लिश हो गई, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गई और जीएस हो गई। इन तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन रहते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन कुछ मैथ्स में ही आपको देखने को मिल जाते हैं, बेसिक रहेंगे। क्या स्टेज 1 से पढ़कर ही मैं स्टेज 2 की तैयारी कर सकता हूं या मुझे अलग से तैयारी करनी चाहिए? तो जो भी साथी स्टेज 1 बहुत अच्छे से कर लेते हैं उनको स्टेज 2 के लिए चिंता नहीं करनी होती है। और इस बात को मेरी रिकॉर्ड कर लेना कि जब आप स्टेज 1 क्वालिफाई कर चुके होंगे तो स्टेज 2 की फ्री तैयारी मैं आपको करवाऊंगा। आरडब्ल्यू अंकित भाटी सर आपको स्टेज 2 की तैयारी कराएंगे। हालांकि उसमें बस एक गाइड करने वाली बात है, ताकि आप बहुत घबराएं ना, बहुत परेशान होकर इधर उधर खाम खा के अपने पैसे वेस्ट करके इधर उधर के बैच ना परचेज करें। हम लोग तो लॉन्च करेंगे ही नहीं, बाकी आपको इधर उधर नहीं फंसने देंगे। स्टेज 2 के लिए बस गाइडेंस की आपको जरूरत है। अगर आपने स्टेज 1 क्वालिफाई किया है तो तैयारी आपकी मैं मानूंगा स्टेज 2 के लिए भी साथ के साथ ही हो जाती है। ठीक है, चलो, उसके बाद आपका पीएफटी हो जाएगा। पीएफटी में देखो क्या क्या रहेगा आपका। पीएफटी में आपका रहेगा ये 1600 मीटर की रनिंग है, 7 मिनट का आपको समय मिलेगा। और चूंकि ये बॉयज के लिए है, गर्ल्स के लिए वैकेंसी ही नहीं है। 20 स्क्वाट्स हैं और 10 आपकी पुशअप हैं, ये आपको पीएफटी में करना होगा। उसके अलावा आपका एग्जाम हो जाएगा, पीएफटी हो जाएगा, डॉक्यूमेंट कुछ आपके जांचे जाएंगे, ये सब स्टेज 2 की बात है। उसके लिए मैं आपको अलग से गाइड कर दूंगा और एक आपका मेडिकल ले लिया जाएगा। तो ये तो सब स्टेज 2 की बात है, इसके लिए अभी से चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अगर सच में आपको एक रणनीति के साथ तैयारी करनी चाहिए तो वो स्टेज 1 की होनी चाहिए। स्टेज 2 में कोई समस्या आपको नहीं आने दी जाएगी। ठीक है, चलो आगे आप देखिए और क्या क्या रहेगा इस नोटिफिकेशन में। एक सेकंड एक सेकंड रुक जाइए आप, ये थोड़ा सा हमारा बोर्ड हैंग कर रहा है। तो ये भी तो नहीं चल रहा है। एक सेकंड का समय मुझे देना बच्चों, एक सेकंड का समय देना, बस लाइट गई है तो थोड़ा सा इंटरप्शन बीच में हुआ है।
ठीक है बच्चों, तो अभी 1 मिनट में बस फाइल दोबारा लगा दी जा रही है। अब देखो, एक बहुत बड़ा डाउट है ना कि हमें तैयारी कैसे करनी है। हालांकि मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले ही गाइड किया था कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है, आईसीजी की कैसे तैयारी करनी है, लेकिन ये किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था कि इसके 2 इनटेक कंबाइन कर दिए जाएंगे। और पहले मुझे लग रहा था कि ठीक है, आपका 60% सिलेबस कवर हो जाएगा और उसके बाद आपकी मैराथन लगा दी जाएंगी। लेकिन अब इसको इतना हल्के में ले नहीं सकते हैं हम, इसको सीरियस ही हमें लेना पड़ेगा। उसके लिए भी मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि कैसे हम इसकी तैयारी करेंगे। आप निश्चिंत रहो, सारी चीज़ों के साथ हम आपको गाइड करेंगे। ये हो जाएगी आपकी स्टेज 2। स्टेज 2 के बाद मेरिट बनेगी। मेरिट में किसके नंबर लिए जाएंगे? देखिए, मेरिट में स्टेज 1 के ही नंबर लिए जाते हैं। स्टेज 2 टोटली आपका क्वालिफाइंग रहेगा, चाहे एग्जाम हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे मेडिकल हो, किसी के कोई नंबर नहीं है। स्टेज 1 में जो आप एग्जाम दोगे उसी से आपका सिलेक्शन निश्चित होता है। ये बाकी सारी चीजें हो गई। स्टेज 3 आपका बस मेरिट को कह रहे हैं और स्टेज 4 आपका फाइनल सिलेक्शन को कह देंगे। अब बात है कि एग्जाम कब होगा। देखिए, एग्जाम के लिए आप ऊपर डेट देख रहे होंगे। इसका एग्जाम होगा दोनों इनटेक के लिए मिड या एंड सितंबर में। यानी कि अगर मैं सेफ साइड मान के चलूं तो चलिए मैं मिड सितंबर मान लेता हूं। मिड सितंबर का मतलब ये हुआ कि अगर मैं आज से भी या 4 दिन बाद से भी तैयारी कर रहा हूं, मान लो 15 तारीख से तैयारी कर रहा हूं, तो जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, मात्र और मात्र मेरे पास 3 महीने हैं। स्टेज 1 सभी को देना है, 3 महीने हैं। स्टेज 2 के लिए इनटेक जो अलग अलग होंगे, इनटेक वाइज आपको बुलाया जाएगा। देखो, स्टेज 1 की एक कट ऑफ बन जाएगी आपके मार्क्स के हिसाब से। जैसे मान लो इनको पहले इनटेक में एक वैकेंसी पे 10 लड़कों को बुलाना है, तो पहले इनटेक में 260 वैकेंसी हैं, तो पहले इनटेक में टॉप 2600 बच्चों को बुला लेंगे। टॉप 2600 बच्चों को बुलाएंगे मिड या एंड नवंबर में। उसके बाद उनका असेसमेंट कर देंगे पूरा का पूरा। उनकी स्टेज 3 का मतलब ज्वाइनिंग दे देंगे फरवरी के एंड तक। उसी समय पर जब उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी या थोड़ा बहुत उससे पहले ही, टॉपर्स 2600 के अलावा उनके नीचे वाले बच्चों को बुलाएंगे। क्या उसमें उनको भी मौका मिलेगा जिनको एक बार बुला लिया है? जी नहीं, क्योंकि वो बच्चा अगर स्टेज 2 डिस्क्वालीफाई कर रहा है तो इसका मतलब है कि या तो उसका मेडिकल कमजोर है, या उसके रिटर्न में तैयारी कमी है, या उसका फिजिकल ठीक नहीं है, तो उसको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। मौका मिलेगा उन बाकी बाद के 2600 बच्चों को। बाद के 2600 बच्चों को मिड या एंड फेब तक बुलाया जाएगा और आपकी ज्वाइनिंग भाई जुलाई 2026 में हो जाएगी। तो अगर आप पेपर दे रहे हैं अभी, आप पेपर देंगे मिड या एंड सितंबर में, तो या तो आपको बुलाया जाएगा सेकंड स्टेज के लिए नवंबर में, या बुलाया जाएगा फरवरी में। यानी कि अब मेरा इसमें यह मानना है कि देखो, मौका तो इसमें ज्यादा बच्चों को मिलेगा। जिनको जितना बाद में मिल रहा है उतना उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उनका फिजिकल वगैरह बहुत अच्छा हो जाएगा और तब तक वो पूरी प्रोसेस से अवेयर हो जाएंगे। जिनको स्टेज मतलब पहले बैच में मौका मिलेगा उनका तो बहुत ही बढ़िया है। बाकी जिनको दूसरे बैच में भी मौका मिलेगा ना, उनको नुकसान कुछ भी नहीं है, इवन थोड़ा बहुत फायदा ही होगा, क्योंकि उनका फिजिकल वगैरह बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अभी किसी को एग्जाम से रिलेटेड, मेरिट से रिलेटेड कोई डाउट तो नहीं है? एक बार फटाफट से थम्स अप कर दो। एज मैंने बता दी है, एक बार पीछे जाके देखेगा। एग्जाम आपका एक ही बार होगा मिड या एंड सितंबर में, बस इतना अभी आप समझ के चलिए। बाकी टॉप 2600 बच्चों को यहां बुला लेंगे और बाकी के 26 बच्चों को यहां पर बुलाया जाएगा। आओ एक बार मैं आपको बता देता हूं हाइट वगैरह कितनी है। तो हाइट आपकी 157 सेंटीमीटर मांगी जाएगी। बाकी जो मतलब असम, मेघालय जहां पर छूट मिलती है वहां पर 5 सेंटीमीटर की छूट है और 152 सेंटीमीटर हाइट इसमें रहने वाली है। ठीक है, बाकी आपका चेस्ट, वेट और हियरिंग ये सब नॉर्मल होनी चाहिए। चेस्ट आपका, अब देखो चेस्ट की भी इन्होंने वैल्यू नहीं लिखी है, तो लगभग मैं मानता हूं कि जिन साथियों की चेस्ट 72 77 के आसपास है सबका सिलेक्शन होता है इसमें। बट 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूर होना चाहिए। ऑफिसर्स 72 में 71 भी ले लेंगे, लेकिन भाई फुलाव 5 सेंटीमीटर का जरूर मांगते हैं। किसी की चेस्ट बेशक 80 है बट फुलाव 5 सेंटीमीटर का नहीं है तो नहीं लिया जाएगा। फुलाव का मतलब है कि अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करना, होल्ड करना, आपके फेफड़े कितने मजबूत हैं उस चीज को चेक करना। आने वाला खेल है सारा, कोस्ट गार्ड की नौकरी है, तो भाई एक्सपेंशन तो पक्का पक्का मांगेंगे ही मांगेंगे। ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका पूरी की पूरी। उसके बाद टैटू को लेके बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। तो टैटू देखो कहाँ अलाउड है, मैं आपको बता देता हूं। केवल दोनों हाथों में, यहां तक अलाउड होगा आपकी एल्बो तक, कोहनी तक।
कोहनी तक भी कहाँ कहाँ, देखो आपका जो उंगलियों से लेके हथेली तक का हिस्सा है उस पर पीछे की साइड अलाउड है, सामने की साइड अलाउड नहीं है। बट हथेली से लेके और कोहनी तक सामने वाले हिस्से पे अलाउड नहीं है, पीछे वाले हिस्से पे अलाउड है। समझ गए होंगे आप। जैसे मैं आपको दिखाऊं तो मेरे जो टैटू है, जैसे मेरा टैटू बना हुआ है, देखो इधर बना हुआ है चल जाएगा, इधर बना हुआ है चल जाएगा, मतलब यहां बना होता तो ये नहीं चल रहा होता। ये आपका टैटू का हो गया, ठीक है। चलो तो ये आपकी बाकी ट्रेनिंग हो जाएगी, और ट्रेनिंग में इसमें लिखा हुआ है फेब में होगी, या दूसरे वाले इनटेक के बच्चों की ट्रेनिंग जुलाई में शायद लिखी हुई थी, एंड जुलाई में। तो मतलब ये मान लो कि अगर आप आज से तैयारी करते हो, अभी क्या चल रहा है आपका, जून चल रहा है, तो पहले बैच में अगर आप जा रहे हो ना तो फरवरी तक तुम नौकरी ले लोगे, यानी कि 7 महीने में आप डिफेंस में एक परमानेंट नौकरी ले लोगे। अगर आपके नंबर कम भी रह गए तो भी आप को 1 साल नौकरी लेने में लग जाएगा, बस ये थोड़ा फर्क हो जाएगा, 6 महीने का आपको वेट करना पड़ जाएगा, ठीक है। अब मुद्दा आता है कि आखिर मैं इसकी तैयारी कैसे करूं। तो मुझे एक बात बताओ कि अभी हमने एयरफोर्स के लिए, बेसिकली एयरफोर्स नहीं, वो हमने एयरफोर्स के ये वाला इनटेक प्लस अगले वाला इनटेक, 2 इनटेक के लिए बैच लॉन्च किया था। उसके अलावा हम इसमें कवर कर रहे थे आईसीजी का जनवरी फरवरी वाला स्टेट, मतलब अगली साल का पहला इनटेक, बट ये तो अभी कंबाइन कर दिया है, ऐसा किसी को भी नहीं पता था। तो ये इनटेक के लिए, मतलब वो आपका लगभग 1 इनटेक है, 2 इनटेक है, 3 इनटेक के लिए हम लोगों ने एक बैच लॉन्च किया जिसका नाम है फाउंडेशन बैच। और मैंने उसमें कहा था कि देखो भाई, ये चूंकि फाउंडेशन बैच है, एयरफोर्स की तैयारी सच में 2-3 महीने में फ्रेशर बच्चे के लिए करना आसान नहीं है। तो हमने इस बैच को ये सोचकर किया कि हम इसमें 5 महीने की क्लास लगाएंगे। बाकी जो बच्चे फाउंडेशन बैच में इंटरेस्टेड नहीं थे, उनका कहना था कि भैया मेरी तो तैयारी पूरी है, मुझे इतना डीप में नहीं पढ़ना है, मुझे तो एक अंदाजा चाहिए, एक मोटा मोटा आइडिया चाहिए। तो उन बच्चों के लिए मैंने कहा था कि जब एयरफोर्स की वैकेंसी आएगी तो हम एक टारगेट बैच लेकर आएंगे और आप टारगेट बैच में जुड़ जाइएगा, वहां से आपकी तैयारी हो जाएगी। लेकिन आईसीजी के इस वाले इनटेक के लिए मैंने ये कहा था कि देखिए, आईसीजी का ये वाला इनटेक इस फाउंडेशन बैच में नहीं कवर हो पाएगा, क्योंकि इसकी ड्यूरेशन 5 मंथ है, और भाई आईसीजी का एग्जाम आपका 3 महीने में हो जाएगा। यानी कि आईसीजी के एग्जाम तक इस फाउंडेशन बैच का केवल 60% सिलेबस कवर होगा। बाकी रिमेनिंग 40% के लिए मैंने कहा था कि हम आपकी मैराथन लगा देंगे, वो सब आपकी वजह से कि आपको बार बार बैच परचेज ना करने पड़े। लेकिन देखिए, अभी बात ये नहीं है कि बैच सेल करना या बैच परचेज करना, अभी बात है एक अपॉर्चुनिटी है, तो हम इसको ऐसे ही तो नहीं जाने दे सकते। और अब असल में हमें जरूरत पड़ेगी एक फ्रेश तैयारी की, कि हम डेडिकेटेडली आईसीजी के लिए एक फ्रेश प्रिपरेशन करें। तो इसके लिए फ्रेश प्रिपरेशन कैसे होगी, अभी आप पहले मेरी पूरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आईसीजी के लिए भाई ऐसा कुछ तैयारी की जाए, ऐसा कुछ लेकर चला जाए जिससे 3 महीने में टारगेटेडली हमारी तैयारी हो जाए। और भाई वो किस चीज से केवल पॉसिबल है, बैच से पॉसिबल है। अभी सुनना पूरी बात, शायद परेशान होगा मेरा ये बच्चा जिसने अभी 4 दिन पहले फाउंडेशन का बैच लिया है, जिसने लगभग 750-800 रुपए फाउंडेशन बैच में खर्च किए हैं। वो सोचेगा कि यार अभी आप ये बैच लाओगे, इसकी कीमत जो भी होगी, इसके बारे में, बैच के बारे में, कौन सी क्लास कब चलेंगी, क्लास कब से शुरू होंगी, अभी शॉर्ट टाइम पे नोटिफिकेशन आया है, टीम के साथ मीटिंग करेंगे, क्या टीम का टाइम टेबल रहेगा, वो सारी चीज़ों के साथ मैं कल शाम को लगभग 8 बजे के आसपास आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा, 7 से 8 के बीच में। तो उस टाइम पे बता रहा हूँ मैं, लगभग 7 या 8 बजे एक वीडियो आएगी, थोड़ा सा आप देख लेना उसको चैनल पे किस टाइम रहेगी। बाकी अब फाउंडेशन वाला बच्चा तो परेशान हो जाएगा, चाहे हम इसका जो भी प्राइस रखें, यार उसको तो डबल डबल मार पड़ जाएगी। इसी चीज से मैं आपको बचाना चाहता था, बट आईसीजी ने दोनों इनटेक एक साथ देकर वही सिचुएशन मेरे साथ ला दी है। हालांकि फाउंडेशन बैच आपका 1 साल के लिए वैलिड है, जिसमें ये वाला एयरफोर्स और अगले वाला एयरफोर्स का इनटेक भी कवर हो जाए। लेकिन बात है ना कि बच्चा फिर से आईसीजी के लिए डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मैं आपसे एक प्रॉमिस कर रहा हूं, पहले मैंने आपको यह मना किया था कि फाउंडेशन वालों को आगे कोई भी बैच फ्री नहीं मिलेगा। लेकिन चूंकि अभी, और हम अभी कोई बैच भी लॉन्च नहीं करते, हम एयरफोर्स के टाइम पे बैच लेकर आते, बट अभी
इतनी जल्दी आईसीजी का इंटेक आ गया है और दोनों इंटेक इसमें कवर कर दिए हैं। जल्दी नहीं, जल्दी का तो चलो मुझे पता ही था, मैंने आपको डेट भी बताई थी, मैंने बताई थी 13 जून, आपको याद हो शायद, और 11 जून को आपका नोटिफिकेशन आ गया है। तो अभी मैं आपसे एक प्रॉमिस कर रहा हूं कि जो भी बैच हम यहां के लिए लेकर आएंगे वो फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री रहेगा। ये लीजिए, अब आपकी समस्या का समाधान हो गया कि आईसीजी के लिए हम जो भी बैच लेकर आएंगे वो फाउंडेशन वाले साथियों के लिए फ्री होगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। उस वीडियो में मैंने मना किया था, लेकिन अभी आईसीजी एक अपॉर्चुनिटी है, हमें इसको हाथ से नहीं जाने देना है। तो बैच तो हमें लाना पड़ेगा, फिर वो बच्चा परेशान ना हो जिसने अभी बैच खरीदा है। इसलिए एक बैच हम अभी आईसीजी को स्पेशली टारगेट करके लाएंगे। अब देखो भाई, अब देखिए, जो बच्चा फाउंडेशन, अब इसमें थोड़ा सा आपको अपना ना माइंड सेट ठीक रखना पड़ेगा। अब इसमें आपको एक टारगेट बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये सोचें कि पहले मैं आईसीजी को टारगेट कर लूं फिर मैं एयरफोर्स को करूंगा, करने को तो कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने चाहिए कि अगले 2 महीने में, क्योंकि लगभग अक्टूबर नवंबर में एयरफोर्स का एग्जाम हो जाएगा, तो अगले 2 महीने में आपको ये होना चाहिए कि मैं इसकी तैयारी कर लूंगा। आप कैसे, मैं इसी चीज से बस बचाना चाह रहा था कि आप उधेड़ बुन में ना पड़ जाओ, बट वही स्थिति लगभग है। अब उसका समाधान यही है कि आप अभी शुरुआत करें एक टारगेट बनाकर मन में कि भाई मैं अभी शुरुआत करूंगा अपनी आईसीजी से, क्योंकि आईसीजी की वैकेंसी पहले है और एक डिफेंस में जाने का परमानेंट ऑप्शन है। आईसीजी से आप शुरुआत करिए, डेडिकेटेडली इसकी तैयारी करिए और उसके बाद फिर आप एयरफोर्स पे चले जाइएगा। लेकिन जो साथी है कि नहीं मुझे तो एयरफोर्स में ही जाना है, मेरा तो टारगेट ही एयरफोर्स है, तो भाई फिर कल वाले बैच को आप एक साइड कर दीजिएगा, आप अपना तसल्ली से फाउंडेशन बैच से पढ़ते रहिएगा। 5 महीने का टारगेट लो, तसल्ली से अपनी पढ़ाई करो, आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर एयरफोर्स में हो जाएगा। ये आपको तय करना है। अगर आप बहुत डेडिकेटेड है कि भाई मुझे तो एयरफोर्स में ही जाना है, तो फिर आप फाउंडेशन बैच से जुड़े रहिए। और अगर आपको चाहिए कि नहीं सर आईसीजी भी मेरे लिए एक अच्छा ऑप्शन है, तो फिलहाल आप टारगेटेड बैच पे जुड़ जाइए जो कि आपका आईसीजी का है, और इस टारगेटेड बैच के साथ अपनी तैयारी को मजबूत बनाना फटाफट से शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गई आपके लिए जानकारी। आपके कोई भी कैसे भी किसी भी तरह के डाउट हो तो आप जरूर एक बार इस वीडियो में छोड़ दीजिएगा। अभी मैं भैया को बुलाना चाहूंगा जिनका इंडियन कोस्ट गार्ड का स्टेज 1 आरडब्ल्यू से पढ़कर क्वालिफाई हुआ है और अभी एयरफोर्स में भी इनका सिलेक्शन हुआ है। आज ये सम्मान समारोह में आए थे, तो प्लीज़ पहले तो एक बार इनके लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए। एक वैकेंसी पर इन्होंने सिलेक्शन ले लिया है, बाकी दूसरी वैकेंसी पर अब ये सिलेक्शन लेने जा रहे हैं। इनकी कैटेगरी ओबीसी है, तो कट ऑफ भी अच्छी खासी इन्होंने क्रॉस की है। अभी एक बार इनसे जानेंगे हम कि मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस आपसे करूंगा। कि सबसे पहला मेरा क्वेश्चन होगा, लोगों को एक बड़ा मिथ होता है भाई, लोग ये सोचते हैं, अब मुझे नहीं पता वो कितनी हद तक सच है, कुछ होता भी हो नहीं भी होता हो, मैं उस चीज़ को भी नहीं मना कर रहा हूँ, लेकिन बच्चों को लगता है कि ये जो वैकेंसी है ना इस पर पेपर दे के सिलेक्शन नहीं लिया जा सकता है। मतलब बच्चा सोचता है कि किसी दूसरे तरीके से सिलेक्शन होता है। तो एक बार प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कि आपने एग्ज़ाम देकर ही सिलेक्शन लिया है ना, ये सारी चीज़ें आप बताना है ना प्लीज़। जैसा कि सर ने बताया कि मैं अभी एयरफोर्स में सेलेक्ट हुआ हूँ, जिसमें आरडब्ल्यूए प्लेटफॉर्म का बहुत तगड़ी हेल्प रही है, और साथ ही आईसीजी का जो पेपर क्वालिफाई किया है उसमें भी आरडब्ल्यूए के मॉक बहुत ही हेल्पफुल रहे हैं। तो जैसा सर ने अभी बताया कि जैसे आईसीजी की कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है, तो डाउट रहता है कि ये मतलब पैसे देकर या कहीं से जुगाड़ लगाकर पेपर पास होता है। तो देखिए मेरे पास तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, और मैंने तो फर्स्ट बार ही में आईसीजी दिया है, फर्स्ट बार ही मेरी एज हुई है, तो मेरा तो क्वालिफाई हुआ है। अभी फाइनल तो मैं बता नहीं सकता क्या सिस्टम रहेगा, तो इसमें तो कोई सिस्टम चला नहीं है। हाँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और फिर आज अग्निवीर के चलते हुए इसमें थोड़ा बच्चों का फोकस भी बढ़ जाता है, क्योंकि परमानेंट वैकेंसी है। और आप मुझे एयरफोर्स का लेवल कैसा है? इस बात को देखिए के बारे में जैसे बता रही होगी। जीडी जैसे है, मान लो तो कि सर ने ये क्वेश्चन जैसे कोई, जैसे सर ने क्वेश्चन पूछा है अभी
कि जो आईसीजी है उसका पेपर एयरफोर्स के तैयारी से निकल जाएगा या नहीं निकलेगा। एयरफोर्स के एग्जाम के कैसा लेवल आता है? तो एयरफोर्स के लेवल में मतलब एयरफोर्स जैसे जो एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, कुछ वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, तो जो लेवल होता है वो लेवल एयरफोर्स के जैसा ही होता है। लेकिन जैसे जो स्पेशल एक्स ग्रुप की ही तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा में जी रीजनिंग और मैथ पढ़नी पड़ती है। जी के लगभग 5 क्वेश्चन होते हैं, तो लगभग उसका तो कोई इतना रोल होता नहीं है, लेकिन उनको मैथ रीजनिंग पर तो फोकस करना ही पड़ता है। अच्छा अच्छा, एक और मैं जानना कि जैसे मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे एयरफोर्स में तो मान लीजिए फिजिक्स है और टेक्निकल मैथ्स है, तो उनके लिए समय भी ठीक ठीक मिल जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय कम रहेगा, क्वेश्चंस ज़्यादा हैं और समय कम रहेगा। मतलब वहाँ पर 25 क्वेश्चंस के लिए लगभग 20 मिनट रहेंगी और यहाँ पर 25 क्वेश्चंस के लिए 15 मिनट रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी से हमारे पास समय कम है, तो मुझे एक बार बताओ, मतलब वहाँ पे आईसीजी में समय कम मिलता है। अच्छा, एयरफोर्स में थोड़े से न्यूमेरिकल वाला पोर्शन भी ज़्यादा रहता है, तो क्या आईसीजी में फिजिक्स में या टेक्निकल मैथ्स में न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही ज़्यादा आते हैं या थ्योरेटिकल क्वेश्चन एयरफोर्स की तुलना में ज़्यादा रहते हैं? एक बार ये बच्चों का डाउट आप प्लीज़ क्लियर करिए। जैसा कि सर ने अभी पूछा है कि जो आईसीजी जीडी का जो सेकंड सेक्शन होता है उसमें एयरफोर्स के जैसा ही होता है, लेकिन उसमें 50 क्वेश्चन और 30 मिनट होते हैं, तो टाइम का बहुत कम होता है, मतलब टाइम बहुत ही कम रहता है एयरफोर्स के कंपैरिजन में। तो क्वेश्चन तो लगभग एयरफोर्स के लेवल के ही आते हैं, ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल, वैसे भी कई इंटेक्स है एयरफोर्स में भी कोई न्यूमेरिकल इतने नहीं आ रहे हैं, तो लगभग एयरफोर्स के जैसा ही होता है, लेकिन आसानी से हो जाता है जब मॉक टेस्ट लगाते हैं लगातार, तो हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और आर डब्ल्यू जो टेस्ट है, मॉक टेस्ट है, उनका लेवल एकदम पेपर के लेवल जैसा ही होता है। जो वीकली टेस्ट होते हैं वो एकदम सही है, जिनमें उनका बढ़िया नंबर आ रहे हैं वो एकदम सही है। न्यूमेरिकल सर ने पूछा है जैसे कि फिजिक्स के क्वेश्चन लेंदी तो नहीं आते हैं, तो न्यूमेरिकल जो न्यूमेरिकल होते हैं फिजिक्स के वो बिल्कुल भी लेंदी नहीं होते हैं, लगभग ये लेवल एयरफोर्स के जैसा ही होता है बिल्कुल। जो रहेंगे वो भी लेंदी नहीं होते, एकदम एयरफोर्स के जैसा ही लेवल होता है। इंग्लिश एयरफोर्स सबको पता सबको पता है। है, लेवल थोड़ा नहीं क्वेश्चन ले आवाज नहीं जा रही। सर ने अभी क्वेश्चन पूछा है कि जो इंग्लिश का लेवल है वो एयरफोर्स की तुलना में कैसा रहता है, तो एयरफोर्स की तुलना में लेवल यहाँ ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा वोकेब का वो बढ़ जाता है सिस्टम। यहाँ पर पैसेज वगैरह नहीं आते, एयरफोर्स में पैसेज वगैरह आते हैं, लेकिन आईसीजी में कोई पैसेज नहीं आता है, इसमें वोकेब का ही ज़्यादा रोल होता है। ऐसे मिल का नाम क्या? हरेंद्र कुमार जाट, हरेंद्र कौन आपका सर? एक्स ग्रुप में रैंक अनफिट 518 है। तो हर एक्स ग्रुप मेरा 2SC इन्वॉल्वमेंट लिस्ट खोल के देखने ला, 2SC हरेंद्र कुमार जाट, 28 तारीख को रिपोर्टिंग है। है भाई, तो आराम से प्रूफ दे, बाकी आईसीजी का मैं चाहूँ तो कार्ड दिखा दूँ, एडमिट कार्ड आपका आया ही होगा, है ना? हाँ है सर, कोई बात मोबाइल नहीं। में भी है वो भी देखो फिलहाल। मेरे साथ आपको बच्चों को लेकर कल आईसीजी का तो स्टेज है। फिर मैंने अभी बीच में थोड़ा सा इंटरनेट डिस्टर्ब हुआ था, तो अभी मैं बातों को बस फाइनल कर रहा हूँ। भैया ने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, तमाम चीज़ें आपको क्लियर कर दी हैं, किस तरह से इसमें आपको सिलेक्शन लेना है। अभी मुद्दा आता है, आपको लग रहा होगा कि मैं आने वाले एयरफोर्स को प्लस इस आईसीजी के इनटेक को कैसे मैनेज करूंगा। तो उसके लिए मैं जब आईसीजी का बैच ला रहा हूँगा, और उसके टाइमिंग मैंने आपको बताई है, कल शाम 7 या 8 बजे के आसपास आपको एक वीडियो मिल जाएगी। उसमें मैं आपको और अच्छे से बेहतर गाइड करूंगा कि कैसे आप एयरफोर्स और आईसीजी दोनों के इनटेक को एक साथ मैनेज कर सकते हैं, कैसे आप एक ही तरह के एग्जाम से पढ़कर
एक ही तरह के बैच से पढ़कर दोनों तरह के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो कल मिल रहे होंगे। बाकी आपके कोई भी डाउट हो इस भर्ती प्रक्रिया से संबंधित, वो आप इसके कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा। मैं फिर से एक और जानकारी की वीडियो के साथ, पूरी इस तरह की डिटेल की वीडियो के साथ ले आऊंगा। अब आपके जो डाउट है ना कि देखिए हाइट कितनी है, लड़कियां अलाउड हैं या नहीं, तो प्लीज एक बार वीडियो को शुरू से देख लीजिएगा। वो मैंने सारा सब कुछ बड़े अच्छे से क्लियर किया है कि आपका लड़कियां नहीं भर सकती हैं फॉर्म को, और हाइट केवल ये लड़कों के लिए है, तो 157 सेंटीमीटर है। बाकी फाउंडेशन बैच से, क्योंकि देखो फाउंडेशन बैच का जो टारगेट है वो टारगेट है 5 महीने। दिक्कत ये है ना, और फाउंडेशन बैच को हम 5 ही महीने लेकर चलेंगे, क्योंकि एक फ्रेशर के लिए बड़ा तैयारी करना मुश्किल हो जाता है फाउंडेशन बैच से, मतलब जब तक वो एक डिटेल में तैयारी नहीं करता है एयरफोर्स जैसे एग्जाम्स की, या फिर हम करें बड़े बड़े सब्जेक्ट की। तो इसके लिए हमें टारगेटेड तैयारी की जरूरत होगी। बट मैंने आपको बता दिया कि फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए जो भी बैच कल हम लॉन्च करेंगे वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो उनको मन में ये नहीं लेकर आना है कि बार बार बैच पे बैच लॉन्च हो रहे हैं। बैच पे बैच लॉन्च होना वो बच्चों की ज़रूरत है, वैसा हमें करना ही पड़ेगा। बट आपको मैं उस चीज़ को फ्री दे दूंगा ताकि आपको ये ना लगे कि यार हमने ये भी बैच खरीदना है और ये भी बैच खरीदना है। ठीक है दोस्तों, तो फिर कल मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।